IRGC को ऑन बोर्ड होना जो है वो जरूरी है फॉर एनी लास्टिंग सेटलमेंट टू टेक प्लेस। एक मुल्क नहीं, कम से कम 20 ममालिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब बात वहीं पे आके रुकी हुई है कि जो आबना हुर्मुज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू की बहुत ही हार्ड टॉक हुई है और दोनों में मतलब बहुत ज्यादा ये ईरान को लेकर डिफरेंसेस हुए हैं और हाउ टॉक हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कतर और बाकी ममालिक भी जो हैं वो भी शामिल हाल हैं और दे वेरी क्लोज टू अ डील। इजरायली लॉबी है यूएस में, वो ट्रंप पर प्रेशर डाल रही है कि गो बैक टू द वॉर। आबना हुर्मुज को जिसको आप कंट्रोल कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ वो इलीगल ब्लॉकेड है। अगर फील्ड मार्शल के जाने की कॉन्फर्मेशन हो जाती है तो इसका तो फिर मतलब है कुछ ना कुछ हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं तैयार, उनकी तो सूबाई हुकूमतों में मौज लगी हुई है, वफाक से तो किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। गवर्नमेंट है वो किसी हद तक अनपॉपुलर हो जाएगी मजीद अगर ये इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, आप इनको रेगुलरली हमारे साथ देखते हैं। आजकल क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बहुत डोमिनेट कर रही है तो जावेद मलिक साहब भी बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम मुजम्मिल साहब। मलिक साहब, कोई वैसे तो जब तक मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तब तक तो अभी आर्मी चीफ के तेहरान जाने की खबर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ऐसी खबर दे रहा है और कोई एक लेटर ऑफ इंटेंट की बात की जा रही है कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होगा, जिसके पास 30 डेज की बाकायदा नेगोशिएशंस होंगी वर्किंग ग्रुप्स की, न्यूक्लियर पे, स्टेट ऑफ होमस पे और सब पे। तो आपको क्या ये पॉसिबल नजर आता है? क्योंकि बहुत दफा देयर अ गैप बिटवीन लिप एंड सिप वाली बात रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। या एब्सोल्युटली, देखिए जी, पिछले बल्कि अगर यूं कहें कि कुछ घंटों में हम देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां आती हैं। फिर उससे पहले वाले जो 12 घंटों को देखें वहां कुछ और सिचुएशन होती है और ये भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले 12 घंटों में कुछ और हो जाए। तो थिंग्स आर मूविंग वेरी फ्लूइडली। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो मेन इस वक्त बात यही है कि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वजीर दाखिला जो हैं वो उनका विजिट रहा वहाँ पे और उसमें उन्होंने काफ़ी मुलाकातें भी की और उनमें मैं समझता हूँ सबसे अहम तरीन मुलाकात उनकी जनरल वहीदी के साथ थी जो कि IRGC के कमांडर इन चीफ हैं आई बिलीव। तो लगता तो ये है कि कुछ प्रोग्रेस तो हुई है, बिकॉज हमने, आपको याद होगा पहले भी जब बात हुई तो हमेशा हम ये कहते थे कि देर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइड और जो IRGC। अभी लगता है कि वो जो डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज करने की बात की जा रही है और अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम गालिबन जो मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरी, इनके और उनकी मुलाकात की तस्वीर जो है उसको रिलीज भी किया गया है। गोया ये तासुर जो दुनिया भर में हमारे अलावा भी बहुत लोग दे रहे थे कि IRGC को ऑन बोर्ड होना जो है वो जरूरी है जब फॉर एनी लास्टिंग सेटलमेंट टू टेक प्लेस। अब ये गालिबन ऑप्टिक्स के लिए भी है, दिखाया गया है कि वो नहीं, जो भी बात हो रही है उसमें IRGC ऑन बोर्ड है। तो अब जो, लेकिन जो बात हो रही है असल में बात वो है, देखिए जो फ्रेमवर्क की बात की गई है, लेटर ऑफ इंटेंट कहें आप उसको, MOU कहें, उसमें कुछ चीजें तो जो है वो सामने आई हैं। अब पता नहीं कि वो उसमें से किस हद तक जो है वो उसका हिस्सा है और कौन सी चीजें जो हैं वो डिलिबरेटली कुछ लीक भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, कुछ लोग स्पेक्युलेट भी करते हैं। बिकॉज एक मुल्क नहीं, कम से कम 20 ममालिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, यानी वो एक एक लम्हे को मॉनिटर कर रहे हैं। दुनिया पूरी कर रही है लेकिन 20-25 ममालिक तो फोकस्ड हैं इसके ऊपर, हम भी उसमें शामिल हैं और भी ममालिक हैं। एनीवे एक चीज ये है कि प्रोग्रेस इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ निगोशिएटेड सेटलमेंट। उसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 3 ममालिक का नाम लिया उन्होंने कि उन्होंने उनको कहा है टू बी एबल टू रिजॉल्व द इशू। देखिए अब बात वहीं पे आके रुकी हुई है कि जो आबना हुर्मुज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। कल रात तक तो ये था कि आई थिंक दे हैव मेड अ प्रोग्रेस कि आबना हुर्मुज को खोल देंगे। अब मैं देख रहा हूं कि उनकी जो अथॉरिटी है उसने दोबारा से मैप रिलीज कर दिया है, पूरा एक लाहे अमल बता दिया है और उसके अंदर ऐसे ऐसे पार्ट्स को भी वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि जो उनका डायरेक्ट हिस्सा नहीं थे। तो आई डोंट नो आपकी नजर से वो मैप गुजरा है, बट वो अगर वो पोजीशन ली जाती है फिर तो मुझे एक दफा फिर कहीं ना कहीं डेडलॉक नजर आएगा, क्योंकि वो तो आई डोंट थिंक इट विल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन हम्म। अगर वो पहले की कोई चीज थी और वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलीज हो गई और उसको आप रिव्यू कर लेंगे, या वो ये चाहते हैं कि वो निगोशिएशन जब करें या जब कभी भी उनकी फाइनली भी कहा जा रहा है ना कि मुलाकात भी पॉसिबल है, हो सकता है कि एक और राउंड ऑफ टॉक्स हो, तो वहां पे वो मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन से आए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आए और फिर आके वो उस मसले को हल कर दें। लेकिन हल तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। अपना हुर्मुज अगर ओपन हो जाती है, जो असल में जो पॉइंट है वो ये कि प्री
वॉर कंडीशंस पे आपको लौट के जाना है। अगर आप प्री वॉर कंडीशंस पे लौट के चले जाते हैं तो मसला हल हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी जो थ्रेट ऑफ वॉर है वो कंप्लीटली उस वक्त तक इवेपोरेट नहीं होता जब तक कि वो एक्चुअल साइन नहीं हो जाता। तो आई थिंक स्टिल लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन मेड, इट इज इनकरेजिंग स्टेप टुवर्ड्स डिप्लोमेसी, लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि जब तक वो सामने हमारे ऑफिशियली नहीं आएगा, स्पेक्यूलेशंस जारी रहेंगी मेरी नजर में। और दूसरा ये जो आया है कि जी ट्रम्प और नेतन्याहू की बहुत ही हार्ड टॉक हुई है, एक अमेरिकन वेबसाइट ने कहा है, और दोनों में मेरा मतलब बहुत ज्यादा ये ईरान को लेकर डिफरेंसेस हुए हैं और हाउ टॉक हुई है। एब्सोल्युटली। देखिए मुज़म्मिल साहब, ये तो एक हकीकत है कि ये जो जंग का आगाज था इसके अंदर बहुत अहम रोल जो था वो नेतन्याहू का था। उसकी जो ब्रीफिंग थी, जिस तरह से उसने ये जो वॉर गेमिंग की जो इन्होंने एक प्लान बनाया, उस वक्त इन्होंने इनको जो जिस तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया था, तो हम्म। दे वर थिंकिंग ऑफ अ शॉर्ट वॉर। तो वो मुतहर्रिक तो थे, और अब आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन एक महीने से वो खामोश हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन कंट्रोल, और वो उनको एट बे रखा हुआ है उन्होंने। तो वो ये समझ रहे थे, उनको ये यकीन था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो स्पॉइल भी करना चाह रहे थे। जब निगोशिएशंस होती थी कहीं ना कहीं से वो स्पॉइलर एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर देते थे, क्योंकि आप जानते हैं मोसाद जो है वो काफी ज्यादा हम्म। इंट्रेंच्ड भी है ईरान में। इनके जो तमाम जो लीडरशिप का जब अटैक किया गया, तो उसके अंदर उनके पास इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन थी उनकी मूवमेंट की, उससे ये जाहिर होता है कि ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द इरानियन सिस्टम। तो अब वो उसको किस तरह से जब हम कहते थे कि इसराइल स्पॉइल करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सो। लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया है मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, वो ये है कि ही डज नॉट रियली वांट टू री एंगेज इन अ वॉर एज ऑफ नाउ। तो उस हवाले से ऑफ कोर्स उनके जो प्लान्स थे, जो नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि ये वॉर दोबारा हो, तो वो तमाम इस वक्त एज ऑफ नाउ उनको ये बताया गया कि वी डोंट वांट टू गो फॉर वॉर, वी आर सीरियस अबाउट नेगोशिएशंस। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये समझते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कतर और बाकी ममालिक भी जो हैं वो भी शामिल हाल हैं, और दे वेरी क्लोज टू अ डील। नाउ व्हाट दैट डील विल बी, दिस इज समथिंग टू बी डिबेटेड लेटर, लेकिन ही वांट्स टू गेट अ डील। तो उस हवाले से ऑब्वियसली दैट मींस एंड ऑफ द वॉर। इजराइल ये समझता है कि अभी तक जब तक जो रिजीम वहां पे मौजूद है, हम्म। ईरान उसी हालत में है जिस हालत में वो रहता है प्री वॉर कंडीशन में। आप भी जाते हैं तो जो एक्चुअल थ्रेट थी वो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई, तो दे फील दिस विल रिमेन अनफिनिश्ड। और आप जानते हैं कि ये जो अटैक था ईरान के ऊपर, ये करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ऑब्वियसली पिछले कई प्रेसिडेंट्स को इन्होंने ये कहा, लेकिन कभी भी किसी प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया था इस तरह से। तो अभी दोबारा ऐसा होना इस एक्सपीरियंस के बाद मुमकिन नहीं होगा। तो ऑफकोर्स फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव अगर आप देखें, तो उनका जो एजेंडा है वो अनफिनिश्ड रह गया है। तो ऑफ कोर्स ही इज फ्रस्ट्रेटेड। यही रिपोर्ट आ रही है जो आप जिसका अब वी रिपोर्ट का कैन आपने से कि जिक्र। इसराइल को डिफीट हो गई है। डिफीट कहें या बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि उनका जो एजेंडा था वो अनफिनिश्ड है। अब वो उसको एक्सेप्ट करना, देखिए डिफीट तो आप एक्सेप्ट करें तो तब होती है ना, या तो आप बिल्कुल लाचार हो जाएं। मैं समझता हूँ लाचार तो नहीं है वो, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द टेबल। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट है, वो खित्ते में मौजूद हैं, उनका मुल्क वहीं पे है, ऑफ कोर्स वो मुख्तलिफ अंदाज में ऑपरेट कर सकते हैं मुस्तकबिल में। लेकिन जो अमेरिकन सपोर्ट के साथ करना था, that could be on its last legs अगर ये डील हो जाती है। फिर ऑफ कोर्स इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प मूव्स आउट ऑफ दिस, लेकिन एक और भी थ्रेट है ना सर, वो भी आप देखिए। एक वहां से मैसेज आया है लिंडसी ग्रैम की तरफ से, आपने देखा होगा। उसमें वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक तरह से आप कह सकते हैं वेल्ड थ्रेट ही है। वो कहते हैं कि देखिए अगर आपने अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ दिया तो हम आपको यहाँ पे इम्पीच भी कर सकते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं लिंडसी ग्रैम, आप जानते हैं आईपैक के रूह रवा भी हैं। ये भी कहते हैं वो कि मैं नेतन्याहू का दोस्त हूँ, प्रो इसराइल लॉबी का हिस्सा है, और ऑफ कोर्स वो वहां पर काफी एक्टिव भी हैं। और उनको अगर वो करना चाहें तो वो रिपब्लिकन्स की कुछ वोट्स अगर अपनी तरफ ले आए। डेमोक्रेट्स तो ऑलरेडी आप जानते हैं वो इसके खिलाफ भी हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो ये भी एक थ्रेट उनके ऊपर आ रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर कि भाई अगर मैं इसको अनफिनिश छोड़ जाता हूं, तो इफ आई गो बैक एंड आई लूज माई प्रेसिडेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी प्रेशर। मैं उस चीज पे अभी भी अग्री, मेरा मैं आपसे पहले भी बात हुई थी कि इट्स नॉट अ प्रेशर ऑन हिम फ्रॉम द इलेक्टोरेट। It could be a kind of maneuvered pressure, जिसको अगर आप पढ़ें उनकी वो जो ट्वीट है लिंडसी ग्राहम की सेनेटर की, उससे आपको एक अंदिया लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डालने का एक रियल पॉसिबिलिटी उन्होंने पेश की है। जिससे मुराद है कि उन्होंने ये कहा है कि तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं जो इजरायली लॉबी है यूएस में,
वो ट्रंप पर प्रेशर डाल रही है कि गो बैक टू द वॉर। बेसिकली नॉट गो बैक टू द वॉर एज सच, मतलब अगेन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, मेरी नज़र में ये जो ग्रेटर इसराइल एंड ऑल दैट, आई मीन आई डोंट रियली गो इनटू दैट, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि देखिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, इस चीज़ को तो वो समझते हैं, बिकॉज वो ये जानते हैं कि ईरान के अंदर जिस जिस मकसद के लिए वो ये सारा कुछ इतना किया, अगर वो रजीम उधर ही रहती है, आईआरजीसी उधर ही रहती है, वो बल्कि नक्शे जारी करते हैं मजीद उसको कंट्रोल करने के, तो वो ये समझेंगे कि उनका जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स वो दे विल बी अनसेटल्ड, तो वो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर डालें, चाहे वो लॉबीज को एक्टिवेट करें, चाहे वो, बट दैट दैट थ्रेट विल ऑलवेज रिमेन देयर, और वो जब तक थ्रेट रिमेन करती है उनके लिए, तो ऑब्वियसली वो मुतहरिक रहेंगे, या वो किस अंदाज में, क्या वो जंग की तरफ वापस चले जाएंगे, या कोई और प्रॉक्सीज यूज करेंगे, कोई और डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करेंगे, कोई किसी तरह से करेंगे, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करेंगे, वी डोंट नो, आई मीन, बट दैट डेफिनेटली जब तक वो थ्रेट एलिमिनेट नहीं होती, तो ऑब्वियसली उनके परसेप्शन यही है कि वो उनके लिए थ्रेट है। तो फिर अगर रजीम बच गई तो ये ईरान की फतह है। फतह तो सर मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अब जब आपका मुल्क बिल्कुल तबाही के धाने पे हो, आपकी तमाम टीयर की लीडर, टॉप 1, 2 एंड 3, बल्कि फोर्थ टीयर की लीडरशिप भी दुनिया से जा चुकी हो, नेवी आपकी डूब चुकी हो, एयरफोर्स आपकी नॉन फंक्शनल हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपके ऊपर लगे हुए हों, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हूँ अभी भी, कि जी वो हमारे ऊपर सैंक्शन उठाएंगे तो फिर हमारी बात बनेगी, आपके जो असासे मुंजमद हों, तो मैं नहीं समझता कि एक फतह है उनकी, मेरी नज़र में तो ईरान हैज़ लॉस्ट लॉट, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी जो पोटेंशियल है, अब देखिए अगर आपके मुल्क में एक पोटेंशियल है, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो हाउ हैव यू वन, यानी आपके तेल हैं उसको आप यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है आप कहेंगे मैंने आपको डिफेंड कर लिया है, बट डिफेंड भी किस अंदाज में किया है, दिस इज डिबेटेबल, आई थिंक हो सकता है आपकी परसेप्शन में हो, मेरी परसेप्शन में ना हो, बट द थिंग इज फॉर अ कंट्री टू सक्सीड, दे शुड बी इकोनॉमिकली वायबल, दे शुड बी मिलिटरली स्ट्रांग, दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा होना चाहिए उनको, आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर आपका राइट होना देखिए, चाहिए, वो आप तो वॉर से पहले भी उनकी यही कंडीशन थी। उनकी विक्ट्री तो ये है कि उन्होंने अपनी रजीम भी बचा ली, सोवरेनिटी भी बचा ली, और उन्होंने खुद को मुजाहमत अपनी, आज भी स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करके बैठे हैं। ये कम विक्ट्री नहीं है अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है। उनका कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मस पे, उनकी रजीम, फ्रॉम वन इमाम खामनाई टू मुश्तबा खामनाई, देयर इज नो रजीम चेंज। आईआरजीसी आज भी कंट्रोल में है ईरान के। आप भी कहते हैं कि आईआरजीसी के बगैर ईरान में कोई फैसला हो ही नहीं सकता। जनरल वहीदी इज द रियल रियल रूलर। तो फिर जंग के मकासद तो अमेरिका और इसराइल के नाकाम हुए, ईरान ने तो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी रेट, अपनी रजीम, अपनी सब कुछ बचाया। सैंक्शन तो 47 साल से हैं। लेकिन उनकी 4 टीयर्स ऑफ लीडरशिप दुनिया में नहीं है, उनकी नेवी डूब चुकी है, उनकी एयरफोर्स नॉन अगर फंक्शनल नेवी है, डूब गई है तो स्टेट ऑफ हॉर्मस कैसे कंट्रोल कर रहे वो कहते हैं स्मॉल बोट्स के जरिए करें, आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, हैं? मेरी लेकिन नजर, बट नेट रिजल्ट ये है ऑब्वियसली कि वो अपने आइलैंड्स भी कंट्रोल कर रहे हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मस भी कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी नेवी उन्हें उसकी चाहिए, उन्होंने नहीं, कभी बैरी बेड़े तो बनाए ही नहीं जिंदगी में। लेकिन उसकी वजह यह है ना कि देयर इज अ सीज फायर, थैंक्स टू पाकिस्तान एफर्ट्स के उन्होंने एक सीज फायर करवा दिया, अगर ये जंग कंटिन्यू करती तो फिर ऐसा नहीं होना था, बट ये एक पर सीज देखे ना, फायर किया। जंग कंटिन्यू इसलिए, सीज फायर इसलिए है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, टर्की अब सब सीज फायर के हक में है। यहाँ अभी तो ये अभी मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, इन द बिगिनिंग। शुरू में भी 4 मुल्कों का एक कंसोर्शियम बना, जिसमें सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब, पाकिस्तान थे, जिन्होंने कहा चीज फायर के लिए काम किया जाए। 4 मुल्क मुस्लिम इकट्ठे हुए तो अमेरिका ने बात सुनी, और अब उसमें कतर और यूएई भी शामिल हो गए हैं, 6 हो गए। जी, जो आपकी आबना हुर्मुज को जिसको आप कंट्रोल कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ वो इलीगल ब्लॉकेड है, लाइक वन वे और ऑब्वियसली। दी अदर है, मौजूद तो है जी, ना, जैसे यूएस बिल्कुल का सही। नेवल ब्लॉकेड इलीगल है, ऐसे स्टेट ऑफ होमस का ब्लॉकेड भी इलीगल है, लेकिन रेट तो है ना, ताकत तो है ना ब्लॉक करने की। जी, हो सकता है कि इसको आप अपने अपने सोचने का अंदाज है, मैं समझता हूँ कि रूल्स ऑफ गेम्स के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, अगर आप रूल्स ऑफ वॉर को छोड़ के आप आप क्या कहते हैं उसको, जो चीज रूल्स ऑफ वॉर के आउटसाइड होती है, उसको आप दहशतगर्दी भी कह सकते हैं, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो इंतहा पसंदी है उसको। तो अगर एक शख्स इंतहा पसंदी की तरफ मायल होकर, सपोजिंग किसी मुल्क में बम जो हमारे खुदकश बम्बर जो है वो चलने शुरू हो जाएं, तो फिर आप कहें कि देखें वो तो कामयाब है, बट यू कैन नॉट जावेद भाई, इंडोर्स दैट, जावेद यू भाई, कैन नॉट इंडोर्स। 17,000 एयर बॉम्बिंग्स उन्होंने सॉटीज की उनके ऊपर।
जी वो जी भी कोई फेयर नहीं था। और फिर ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर ना जी। देखिए ब्लॉगर जंग का जो आगाज है। वो जी दोनों तरफ मैं समझता हूँ आए। ये कौन तेरी वो कहते हैं जुल्फ के सहार होने तक। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तक जंग में जी अगर ईरान ने जी लिया है जुल्फ के सहार होने तक तो बस ठीक है, नो मैटर हाउ। जी। अभी ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। लेट्स एग्री टू डिसएग्री एंड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा, एक तो नेतन्याहू ट्रम्प कॉल हुई, एक अर्दोगान ट्रम्प कॉल भी हुई जिसे ट्रम्प ने कहा बहुत अच्छी थी। वो भी फॉर सीज फायर एब्सोल्युटली। एंड एन एग्रीमेंट होगा कि आप एग्रीमेंट करें, सीज फायर करें, प्रेशर हो। जी जी जी। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो बात हुई है प्रेसिडेंट अर्दोगान की, आई थिंक दैट वाज आल्सो इन द सेम लाइंस। देखिए अभी तक तो दुनिया में जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं वो इसी अंदाज में हो रही हैं। दे आर ट्राइंग टू अवर्ट द सेकंड राउंड ऑफ वॉर, यही एक्सेप्ट फॉर द इजरायली साइड। आई थिंक इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प से अगर आप पूछा जाए तो वो भी इस वक्त वॉर के फेवर में नहीं नजर आएंगे आपको। ही वांट्स टू एग्जिट, बट ये है कि ही डज नॉट वांट टू एग्जिट इन अ वे कि वो बेसिकली अनफिनिश छोड़ जाएं चीजों को। ये ऐसा लगे कि वो निकल के चले गए हैं विदाउट एक्चुअली रिजॉल्विंग द इशू ऑफ द प्री वॉर स्टेट। वो प्री वॉर स्टेट में आने के बाद एग्जिट कर जाएंगे। ये मेरी मेरी नजर में अगर उनको न्यूक्लियर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आई थिंक दीज टू इश्यूज विल बी एबल टू बी रिजॉल्व्ड एज लॉन्ग एज न्यूक्लियर रिजॉल्व हो जाता है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज प्री वॉर कंडीशन पे आ जाती है। तो मेरी नजर में दैट विल बी दैट शुड बी इनफ फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू गो बैक एंड सेल दिस टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी कि देखिए हमने जो है वो ये अपने गोल्स अचीव कर लिए, ईरान के नेवर बी ए न्यूक्लियर स्टेट। और इसके ऊपर आप जानते हैं कि जब भी चाइना गए थे वहां से भी ये कंसेंट लेकर आए थे उनसे कि ईरान के नॉट बी ए न्यूक्लियर स्टेट। अगर ये चीज उनकी एक्सेप्टेबल हो जाती है, मे बी सम पीपल विल से कि ये तो पहले भी था ऑब्वियसली जेसीपीओ से पहले, लेकिन क्योंकि वो खत्म हो गया था ना जेसीपीओ, ऑब्वियसली ही थॉट ही कैन बी एबल टू नेगोशिएट अ बेटर जेसीपीओ से कोई बेहतर चीज वो नेगोशिएट कर लेंगे। एक लेगेसी होगी उनके पास। जेसीपीओ के ऊपर ओबामा का की मोहर लगी हुई है, इसके ऊपर इनकी मोहर लग जाएगी। ही विल हैव अ लेगेसी इन द फ्यूचर कि भाई मैंने बहुत बड़ी जंगें जो हैं वो कहते हैं ना मैंने जंगें रोकी हैं, ये भी वो अपने क्रेडिट में ले लेंगे। तो आई थिंक वो उनकी जो ड्रीम थी शायद पूरी नहीं हुई, बट ऑफ कोर्स ही हैज मेड सम प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन। मुझे लगता है इस वक्त जो सिचुएशन है वो इसी पे खड़ी हुई है that if these 2 points can be agreed, then they can have a broader framework जिसको आप MOU कह लें या लेटर ऑफ इंटेंट कह लें, जिसमें नेगोशिएशंस में डिटेल्स में जाएं और 1 महीने या 2 महीने में मामला जो है वो बाकी भी सेटल हो व्हेन डू यू जाएंगे। सी द लेटर ऑफ इंटेंट कमिंग? Well, it's difficult to say because all the predictions of the global political pundits have proved wrong until today. जो बहुत बड़े बड़े जहांदीदा हमारे political pundits हैं ग्लोबली बैठे हुए, वॉशिंगटन से लेकर और मिडिल ईस्ट से लेकर और हमारे सब कॉन्टिनेंट तक, तमाम की प्रिडिक्शंस गलत साबित हुई हैं। हो सकता है मेरी भी गलत साबित हुई हो बहुत सारी, बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव थिंग। बट मुझे लगता है कि अगर जो होना है वो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में होगा। देखिए मोहसिन नकवी हैज बीन देयर। मुझे कुछ खबरें जो आपके पास आई हैं मेरे पास भी आई हैं कि हो सकता है कि फील्ड मार्शल भी तशरीफ लेकर जाएं। अगर फील्ड मार्शल के जाने की कंफर्मेशन हो जाती है तो इसका तो फिर मतलब है कि कुछ ना कुछ हो गया है। आई डोंट थिंक ही विल गो देयर विदाउट दैट। इनका यहाँ पे जाना मोहसिन नकवी का आई थिंक इसीलिए था कि ही डिडंट वांट टू गो विदाउट एनी एश्योरेंस फ्रॉम द इरानियन साइड। और फिर ये भी हो सकता है कि ये वहां जाएं, ये भी मुमकिन है कि वो यहाँ आ जाएं। सो वी डोंट नो। सो जब मैंने ये खबर मेरे सामने आई कि फील्ड मार्शल्स का प्लान बन रहा है जाने का, तो मुझे फिर वो मेरी नजर में इट वुडंट मेक एनी सेंस। बिकॉज अगर ग्राउंड वर्क सारा कंप्लीट कर लेते हैं मोहसिन नकवी तो फिर मे बी द इरानियन शुड कम हियर, द अमेरिकन शुड कम हियर, और इस्लामाबाद में बैठ के वो उसको एग्री ही करना है ना, फिर साइन करना है या जो भी वो उसको। तो तो उसकी तो लोग ईद के बाद की डेट दे रहे हैं, हज की छुट्टियों के बाद की डेट दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हज से पहले भी हो जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि हज का तो इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा सच नहीं है। इट्स नॉट दैट हज इज डिसरप्टिंग इट। हो सकता है एमओयू लेटर ऑफ इंटेंट हो जाए, वो चाहेंगे कि अमन के छाया में जो है वो हज हो। जरूरी तो नहीं है कि हज के बाद हो, बट हज भी कोई ज्यादा लंबा तो नहीं है, 7 8 दिन 10 दिन में इट कंप्लीट्स। आई थिंक मेरे ख्याल में एंड ऑफ या एंड ऑफ माय जून, एंड एंड ऑफ ऑफ माय। मई सॉरी, एंड ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर उसके बाद भी होता है तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हज में है दिन मेरी नजर में। आज तो शायद फोर्थ है शायद मेरे ख्याल में जिलहज्जा की। जी जी। अच्छा, अब जी आप ये जरा पाकिस्तान पे आ जाएं, ये 28th अमेंडमेंट आपको नजर आ रही है?
28th अमेंडमेंट इज डेफिनेटली बिकमिंग द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। देखिए मुजम्मिल साहब, आप ऑफ कोर्स बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, यू नो द थिंग्स बेटर देन मी, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि देखिए असल में इशू तो फाइनेंशियली है ना। देखिए बिकॉज ऑब्वियसली दो पोजीशन है यहाँ पे भी, अगर हम कहें मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन हैं और फिर हो सकता है वो करीब आ जाएं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि 18th अमेंडमेंट को आप रिपील कर दें। ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट के अंदर मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो वही एनडीएफ यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है, एनएफसी अवार्ड है। और वो समझते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस अंदाज में होती है कि वफाक जो है वो गरीब हो जाता है और सूबे अमीर हो जाते हैं। और ये हकीकत है। मैं आई हैव बीन अ विटनेस टू इट, यू नो, इन माय वर्क। जब मैं देखता था कुछ चीज़ों में, तो हम कई दफ़ा ऐसी प्रोजेक्ट्स जो थे वो डिबेट हो रहे होते थे, और जब उसके ऊपर हम वर्किंग करते तो लगता था कि यू नो देयर इज नो फंड्स अवेलेबल एंड द फंड इट हैज बीन डिवॉल्व टू द प्रोविंस। अब प्रोविंस की कैपेसिटी इश्यूज हैं। ऑब्वियसली एक चीफ मिनिस्टर हैं, प्रोविंस इज वेरी बिग इन सम केसेस। उसकी भी यू नो एक इंसान के वर्किंग आवर्स की भी लिमिट होती है। यू नो या तो हम हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टीम बिल्डिंग उस अंदाज में नहीं होती। अभी भी पावर और जो गवर्नेंस है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी इट रिवॉल्व्स अराउंड द चीफ मिनिस्टर और रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास एम्पावर्ड वजीर हैं जो कि अपने एक मिशन को लेकर आगे बढ़ सकें। तो ऑफ कोर्स एक चीफ मिनिस्टर है, उसके भी लिमिटेड मैन आवर्स हैं। वो 12 घंटे 14 घंटे काम करेगी, 16 कर लेगी, 20 कर लेगी या 20 कर लेगा। उसके बाद भी फिर ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज थिंग। तो लगता है एक तो कैपेसिटी भी है कि क्या आपको फंड्स आ जाते हैं, आप यूटिलाइज कर पाते हैं उनको। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन पे वो सवाल उठता है कि वेदर इट्स फेयर। दूसरा बात, अब हो भी जाती है अगर, तो फिर आप देखिए कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो पाती है प्रॉपरली। कुछ तो प्रोविंसेस में बहुत अच्छा काम हो रहा पर है। पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं तैयार, उनकी तो सूबाई हुकूमतों में मौज लगी हुई है, वफाक से तो किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो वो कहते हैं वफाक जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, पॉलिटिकल पावर तो अब सूबों में रह गई है जहाँ एस्टेब्लिशमेंट का असर भी कम है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है। वफाक में एस्टेब्लिशमेंट शेयर ऑफ पावर भी मांगती है, सूबों में नहीं मांगती है। सूबों में तो मौज ही मौज है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो सेफ हेवन्स बना लिए ना सूबे, वो क्यों देंगे अब फंड्स? देखिए एक प्रेशर तो है ना गवर्नमेंट के ऊपर कि दे हैव टू डिलीवर इकोनॉमिकली। देखिए डिप्लोमेटिकली वी हैव डन वेरी वेल, बट इकोनॉमिकली वी स्टिल हैव चैलेंजेस। देखिए इवन जो पार्टी है जो रूल कर रही है, अगर पीएमएलएन की बात मुझे करें। लगता है कोई भी वफाक में रूल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। पर वो पीपल्स पार्टी 20 साल से सिंध कर रही है, पीटीआई 20 साल से केपी कर रही है, पीएमएलएन भी पंजाब करने में इंटरेस्टेड है, ज्यादा उससे इंटरेस्टेड नहीं है। वफाक तो उनके गले में तोक डाला हुआ है, तो अगर सिर्फ पंजाब भी रह जाए तो काफी है। लेकिन ये ऑब्वियसली आपका ओपिनियन होगा, लेकिन देखिए अब जब आप पार्टी की एक पार्टी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करती है, पीएमएलएन एक्सेप्ट की है ना फवाद में गवर्नमेंट। आप हम्म, जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनका जो इस वक्त पार्टी का लीडर तो नवाज शरीफ साहब तो सिस्टम के अंदर उस तरह से नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ इज काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ द हम्म, पार्टी लीडरशिप। अब वो अगर वफाक की गवर्नमेंट अगर आईएमएफ से निगोशिएशंस करनी है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी है, अपने हम्म, डिफेंस करना है, ये इसके तो वफाक वफाक की जेर बहस आएगा ना। तो अगर हम्म, वफाक आपका अनपॉपुलर हो जाता है तो लोग ये बोलेंगे कि पीएमएलएन गवर्नमेंट हैजंट परफॉर्म्ड। हम्म, चाहे वो ये तो नहीं क्या कहेंगे आपको कि पंजाब में आपने अच्छा किया, तो बोलेंगे फिर आपने वफाक में अच्छा क्यों नहीं किया। तो आई थिंक देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग। आपको याद होगा शायद पिछले दिनों मैंने मेरी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने भी वज़रा को बुला के बात की है, बिकॉज वो जान रहे हैं कि देखिए जो गवर्नमेंट है वो किसी हद तक अनपॉपुलर हो जाएगी मजीद अगर ये इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं करें। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे ऑफ कोर्स उनके पास पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है और उनके पास फंड्स भी हैं माशाल्लाह। वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं कर रहे। हम्म, लेकिन एक जो जिस जिस तमाम अंडरस्टैंडिंग के तहत ये गवर्नमेंट चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट का भी उसमें आप जानते हैं एक किरदार तो है। तो ऑब्वियसली हम्म। अगर वहां से रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट कहें या जो भी, तो ऑब्वियसली फिर उनकी बात को तो समझना पड़ेगा ना, कब बिकॉज यू तक हैव टू आपको डेवलप। आपको आपको बजट से पहले लग रही है, बजट के बाद लग रही है? देखिए आई थिंक द की एलिमेंट रियली रिमेन्स विद द पीपल्स पार्टी। अब प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो किस तरह से इसको देखते हैं, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। आप जानते हैं वो एक माहिर निगोशिएटर भी हैं, ही नोज हाउ टू गेट हिज थिंग्स एग्रीड। मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो ओरिजिनल बात की गई थी कि 18 अमेंडमेंट को रिपील कर दें, शायद वो डाइल्यूट करवा दें उस चीज को, अमेंडमेंट रहे लेकिन उसके अंदर, बिकॉज वो ऑब्वियसली ही ऑलवेज टेक्स क्रेडिट फॉर दैट। आपको याद होगा जब भी वो बात करते हैं वो कहते हैं मैंने अपनी पावर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट 58(2)(b) उनके पास था
ही गेव इट टू द पार्लियामेंट, उन्होंने सूबों को एम्पावर किया। वो उनकी लेगेसी है, जिस तरह कि हम ट्रम्प की लेगेसी की बात कर रहे थे, इनकी भी एक लेगेसी 18 अमेंडमेंट। तो इसलिए वो थोड़े से इमोशनली अटैच्ड हैं उसके साथ। मे बी ही वुड नॉट वांट कि वो टोटली रिपील हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो दो चीजें हैं, एक ऑफ कोर्स आप ये देख सकते हैं कि जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स का मामला है, इसको वो रीअसाइन कर लें। मे बी पीएसडीपी है, इस बीआईएसपी जो है आपका, बेनजीर इनकम सपोर्ट, उसको भी कह रहे हैं कि दैट शुड बी गिवन टू द प्रोविंशियल बजट, बजाय वफाक उसको दे, वो प्रोविंसेस को दे, तो वो भी एक बहुत बड़ा लोड आपके ऊपर से उतर जाता है, फिर प्रोविंसेस में चला जाता है। कुछ पार्शियल निगोसिएशन हो जाए, उनकी 18वीं तरमीम भी रहे, 28वीं भी हो जाए, और 18वीं के अंदर जो पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर डिस्प्यूट है, उस पर कोई गिव एंड टेक करके वो एग्री कर ले। मेरे ख्याल में दैट इज प्रॉपरली the way forward. But of course, I think President Zardari is in no rush. वो तो माहिर हैं negotiations के। बहुत बहुत से लोग, आप जानते हैं इस चीज़ को। मैं खुद जाती तौर पर आई नो हिम वेल, और मैं उनकी जो सलाहियतें हैं उनको समझ सकता हूँ कि ही कैन बी एबल टू, वो ड्रैग भी कर सकते हैं चीज़ों को, डिले भी कर सकते हैं, बजट को किस तरह उन्हें यूटिलाइज करना है। तो आई थिंक एक माहिर नेगोशिएटर के तौर पर वो अपना पॉइंट बरकरार रखते हुए इसमें किसी हद तक एग्रीमेंट भी कर लेंगे, बिकॉज उसको वो भी नहीं चाहेंगे कि तसादुम की तरफ जाए मामला। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।